हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो वो सारे बच्चे देखें जिनको ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मानने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is fertilization, pregnancy, and development of the embryos. There is the most important topic here, friend. There is the fertilization, pregnancy, and development of the embryo. There is the fertilization and the implantation. There is the first topic. There is spermatozoids is remain visible. There are female vaginal tract from 24 to 72 hours. For fertilization, sperm and induced into the female body. One sperm fused with their ovum to a fallopian tube. If the ovules happen to meet a sperm, the two united form to the zygote. If their ovules happen to meet the sperm, those two unite for form the zygote. 13 to 14 days after onset of maturation are most favorable for the conception of pregnancy. The zygote immediately begin to divide and pass down to the fallopian tube to the uterus and the fix itself to the walls of uterus. These fixings of the embryos in the walls of uterus is called implantations, and the female is said to be pregnant. Implantation takes place about a week after fertilization. And the next is placenta. The placenta is there association is between two maternal and fetal tissue meant by some extremely important physiological exchange. The developing of embryos is attached to be uterus to be a tissue is called placenta. Placenta umbilica is called. It is a tough structure that serves as their blood vascular connected between two factors and developing. The embryos and the uterine walls from the first few weeks of development, the embryo is enclosed in a sac is called alumina, and which is filled with the amniotics fluid. Amniotic fluid is as a fluid act as shock absorbers and help to the protect the embryo from the damage. Here show in this picture, here the show on the placenta,
and there are factors is here, and the villi of placenta here, endoderms, menotrums, and amniotic fluid is here. The ball uterus is present. There is a most important diagram for a development of the factors in a placenta. The placenta serve a tissue through their oxygen and food are supplied from to maternal blood to the factors. It is also transport the carbon dioxide and excrete base form of factors blood to be maternal fluid blood. And summarize their step is the fertilization of human egg is the implantations and development in their uterus up to birth. Here, some step of the placenta here, the sperm from a male and deposit into the female reproductive system, and the goes with egg release from the ovary, and the units of sperm or eggs of fallopian tube, and then goes with to the fertilization and formation of zygote is the first day, and repeated division of zygote leading to the formation of spherical marks of cells called medulla is the fourth day. And when we come to the 5 day, the early embryonic stage is called blastocyst is formed to day of 5. And blastocyst is attached to the uterine balls is the implantation occur to day of 6 to 7 day. And the developing embryo is about the size of the pea in the four beak. And at least come to the embryo is now is called factors where the human features and limbs appear is float as a amniotic fluid or 6 beak, and both of human infant about 40 beaks. So the diagrammatics the development of human embryos in this. The placenta is permeable to the respiratory gases, nutrition, and antibodies. The placenta is the most important role play in there. Is permeable to respiratory gases, nutrition, and antibody. The membranes of prevent a harmful material from reaching the embryos. It does not be allowed the passes for a germ from to the mother to the factor. However, if the mother is already infected with the HIV, then HIV can be passed through the blood to the embryos. Placenta produce the hormone progesterone is a egg formation. The ovulation of the maturations also stop as the pregnancy continues. And however, this is a resume after birth child. The hormone oxytocin is the posterior pituitary is responsible for uterine contraction in child birth. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है निषेचन, संभाव्यता और जो है भ्रूण का परिवर्धन, यानी ये जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसी होती है, इस पर हम जानेंगे। कहते हैं निषेचन और अंडरोपण। देखिए शुक्राणु मादा जनन पत्र में जो है 24 से 48 घंटे तक रहती है और निषेचन के लिए शुक्राणु मादा शरीर में प्रवेश करा जाते हैं। एक शुक्राणु फलोपियन नली में अंड के साथ संकलित हो जाती है, यानी एक ही अंड जो होता है, एक ही जो है स्पर्म जो अंड के साथ संकलित होती है मिलती है। यदि अंड एक शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक युग्मन यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। कहते हैं राजस्वाद शुरू होने के पश्चात 13 से 14 दिन में गर्भ आरंभ करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल होती है, यानी 13 से 14 दिन जो होती है काफ़ी अनुकूल होती है गर्भ धारण करने के लिए। कहते हैं युग्मनजन तुरंत विभाजित होना आरंभ कर देती है यहाँ पर और फ्लोपियन नली द्वारा जो है गर्भाशय में पहुँच जाती है और गर्भाशय भित्ति में स्वयं को स्थापित कर लेती है और चिपक जाती है। आपने देखा ही होगा कि ये जो गर्भाशय में चिपक जाती है, भ्रूण का गर्भाशय के भित्ति में इस प्रकार चिपकना अंडरोपण या अंड आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। और तब मादा यानी स्त्री गर्भवती या गर्भाशय कहलाती है, यानी गर्भवती कहलाने लग जाती है। अंडरोपण निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद ये सारी क्रियाएं होती है। अब हमारे समक्ष आता है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा को जो है हिंदी में अपड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इंग्लिश में वर्ड आता है आप लोगों को प्लेजेंटा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको अपड़ा कहते हैं। शुद्ध हिंदी में इसको अपड़ा का नाम से ये जाना जाता है। अब देखिए अपरा का जो है बहुत विशेष महत्व होता है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए। कहते हैं अपरा अत्यंत महत्वपूर्ण जो है शारीरिक क्रियाएं संबंधी विनियम के लिए माता और जो है भ्रूण के ऊतकों के बीच का संबंध होता है। परिबंधकारी भ्रूण गर्भाशय से जो है ऊतकों द्वारा जुड़ी हुई रहती है। आपको पता है कि जैसे ही ओवरी जो है ओवरी से रिलीज फ्लोपियन ट्यूब से बाहर आती है तो उसमें जो अंडे के लिए पोषण तत्व, अंडे में पोषण तत्व होता है स्पर्म के लिए, जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसको पोषण कहाँ से मिले, तो वो पोषण के लिए जो है अपरा जो उसके जो है
जो नाल होती है, आपने देखा होगा जो नाभिक नाल होती है उसमें से एक छोटी सी नली निकल रही होती है जब बच्चों का जन्म होता है, तो उस समय आपको देखने को मिलता है जहाँ डॉक्टर काट के उसको बांध देता है। तो छोटा आपने देखा ही होगा कि लगे हुए रहते हैं। तो ये जो होता है एक ऑक्टोपस की तरह होती है जो कि जाके माँ के किसी भी भित्ती में, ठीक है, चिपक जाती है और वहाँ से जो है ब्लड शेक करके बच्चों को नरिशमेंट करती है, बच्चों को पोषण करती है। तो अपरा का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं ये जो होती है नाभिरज्जु यानी एम्ब्लियस कोड होती है। जैसे मैंने भी बताया कि नाभिक के बने होते हैं, एक मजबूत संरचना होती है जो परिवर्तनशील भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के बीच रुधिर संवहन संबंधी स्थापित करती है। यानी वो चिपकने के बाद क्या करती है, माँ के शरीर से ब्लड जो है वो खींचती रहती है और बच्चे को जो है देती रहती है। तभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बिल्कुल रेड होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है बिल्कुल ब्लड से ही बना हुआ होता है पूरी तरह से। तभी एक बात कहा जाता है कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके खाने पीने पे अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो भी खाएगी वो सारे बच्चों को लगेगा और सारे ब्लड के रूप में बच्चों को प्राप्त होगा। प्रवर्धन के पहले जो है कुछ सप्ताहों से भ्रूण एक थैली में बंद हो जाता है, जिसे हम उलव्स यानी एमिनियम्स कहते हैं, यानी एमिनियंस कहते हैं। इसमें अलव तरल या एनियोटिक तरल यानी एमनियोटिक्स फ्लूइड भरा हुआ होता है। एमनियोटिक्स तरल जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यह कभी अगर कोई बर्थ होती है तो काफ़ी मात्रा में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आता है और ये फ्लूइड कभी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि बच्चे ने क्या किया है, मुंह उसका खुल गया था गर्भाशय में और उसने गंदगी को इनहेल कर लिया था। तो इस जो फ्लूइड होता है उसी में तैर रहा होता है वेस्ट मटेरियल्स, और उसी का अगर गलती से बच्चे ने मुंह खोल दिया तो वो जो होता है प्रॉब्लम आ सकता है, सीजर की तो प्रॉब्लम आ सकती है कई हद तक। आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर उल्टा करके बच्चों को मारता है कि उसके मुंह से जितनी भी गंदगी हो वो निकल जाए, चाहे वो उसके मुंह से जो है गंदगी खींचता है। तो ये सारे जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है भरा हुआ रहता है और लभ्यत्र भ्रूण को धक्के से बचाता है और भ्रूण को क्षति होने के जो है बचाने में सहायक भी होता है। और दूसरा कार्य आपको दोस्तों पता ही है कि माँ है, माँ कोई भी कार्य कर सकती है। कभी कभी उसको पेट में चोट भी लग जाता है, लेकिन यही फ्लूइड होता है जो बच्चों तक कोई भी आघात को पहुंचने नहीं देता है। अगर ये एम्बोटिक्स फ्लूइड ना हो तो बच्चे जो है कई मायने में जो है नुकसानदायक भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए गलत तरीके से माँ सो जाती है तो अगर फ्लूइड ना हो तो बच्चे जो है कई मायने में डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे एमनियोटिक्स फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये कई क्षति और कई धक्का उक्का लगने से जो है होने से जो है इसको क्षतिपूर्ति करती है। अपरा एक ऊतक की भांति कार्य करती है। ये दोस्तों याद रखना, अपरा जो होती है एक ऊतक की तरह कार्य करती है जिसका द्वारा माँ के रक्त के भ्रूण में ऑक्सीजन तथा आहार की आपूर्ति होती है। तो जो अपरा है उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। याद रखना कि इसमें जो है ऑक्सीजन और आहार की सारी पूर्तियाँ जो है अपरा के द्वारा ही होता है। बच्चा जो है पेट के अंदर मुंह से कभी भी भोजन नहीं लेता है, वो सारे के सारे ब्लड के थ्रू यानी अपरा जिसे हम कहते हैं नाभिक भी कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ होता है माँ के बॉडी में और वहाँ से जो है ब्लड लेता रहता है और साथ में ब्लड में जो होता है ऑक्सीजन मिली हुई होती है, जिससे बच्चे को जो है जीवन और जीवित रखने के लिए पर्याप्त होती है। यह भ्रूण की रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जित अवशिष्टों को माँ के रक्त में पहुँच जाती है। ठीक है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जित होती है और वेस्ट मटेरियल्स भी उत्सर्जित होती है। तो इस तरह जो है बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो होता है माँ के गर्भाशय में होता है और इसमें जो है अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को जो है वो मेंटेनेंस भी करती है, वो जो है पोषक तत्व भी बच्चों को प्रदान करती है, इसलिए अपरा का जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अगर यहाँ पर आप एक डायग्राम देखोगे तो अपरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अपरा जो आप देख सकते हो थैलीनुमा में अपरा बना हुआ है। ठीक है, और भ्रूण जो है अपना आराम से यहाँ पर जो है विश्राम की अवस्था में दिखाया गया है। आप योनि मार्ग भी देख सकते हो, योनि मार्ग तब खुलता है जब प्रसव आती है। तो हम प्रसव के बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, और आप देखोगे गीवा के श्लेष्मा का प्लग भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर ना जाए, यानी एक तरह का प्लग का काम करता है। और बल्ले भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बल्ले तरल भी आपको नज़र आ रहा होगा। गर्भाशय पेशी यानी मेसोफ्लियम्स भी दिखेगा, गर्भाशय की भित्ति भी आपको दिखेगा, अपरा का आवर्धन भी आपको नज़र आएगा। तो इस तरह से जो है गर्भ में बच्चे की अवस्था होती है, बच्चों की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है जिसमें जो है अंडा
जो निषेचन करती है और कैसे इसका विकास होता है, वो सारे चरण को यहाँ दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसको आप साधारण शब्दों में भी समझ सकते हो। कहते हैं पुरुषों की शुक्राणु स्त्री जनन तंत्र में निक्षेपित होती है, यानी उसको वहाँ डाल दिया जाता है। अंडाशय के अंड मुक्त होती है वहाँ से, यानी ओवरी से अंडे निकलते हैं। फ्लोपियन नली में शुक्राणु और अंडे का मिलन होती है। ये तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि फ्लोपियन ट्यूब ही होता है जहाँ पर शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है। निषेचन होना और युग्मन जनन जायगोट का निर्माण पहले दिन से शुरू हो जाता है, जहाँ पर जायगोट बनने लग जाता है। और निषेचन होना और युग्मन जन जायगोट का निर्माण पहले दिन हो जाता है। युग्मन के बार बार विभाजन की कोशिकाओं के गुलिये सदर निर्माण हो जाती है, जिसे हम मेरुला कहते हैं। यानी यहाँ पर जो है बार बार विभाजन से एक मेरुला बन जाती है, और जो ये 4 दिन तक मेरुला बनी रहती है। कहते हैं भ्रूण की आरंभिक अवस्था जो है करपुटी यानी कि ब्लास्टोसाइट्स का निर्माण करती है, जो 5 दिन तक रहती है। कोरल पुटी गर्भाशय भित्ति से जुड़ी हो जाती है, अर्थात अंडरोपण हो जाता है। ये 6 से 7 दिनों में हो जाता है। कहते हैं परिवर्तनशील भ्रूण एक मटर के दाने के बराबर हो जाता है जब वो 4 सप्ताह का होता है। 4 सप्ताह में वो मटर के दाने की तरह वो दिखने लग जाता है, यानी थोड़ा विकास उसमें देखने को आपको मिल सकता है। उसके पश्चात भ्रूण अब गर्भ यानी फिक्टस कहलाता है, जिसमें मानव आकृति जो है दृष्टिगोचर हो जाता है। यानी फिक्टस जो होती है दोस्तों बनना स्टार्ट हो जाता है और वो मानव की तरह दिखने लग जाता है। अंग जो दिखने लग जाते हैं उनके कई अंग, ये वल्य तरल में तैरता रहता है, यानी जो वल्य तरल होते हैं उसमें तैरता रहता है। ये 6 सप्ताह के उपरांत होती है। उसके बाद जो होता है जब मानव शिशु का जन्म होता है वो 40 सप्ताह के पश्चात होता है। तो इस प्रकार जो है मानव भ्रूण का परिवर्तन जो हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखा, कई मानने में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप इस समझ लेते हो तो आपको सारे टॉपिक भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक बात होता है कि अपरा जो है श्वसन गैस, पोषक पदार्थ और प्रतिपिंडों के लिए प्रमुख होती है। आपको पहले ही बताया था मैंने कि अपरा जो होता है गैस, पोषक पदार्थ और प्रतिपिंडों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। झिल्ली क्षति पहुँचाने वाले पदार्थों को भ्रूण तक पहुँचाने से भी रोकती है, यानी कई बीमारियों को भी जो है भ्रूण तक जाने से प्लेजेंटा रोकती है, या माँ में भ्रूण में रोगाणुओं को नहीं पहुँचने देती है। यदि माँ HIV से पहले से ही ग्रस्त हो तो HIV रक्त द्वारा भ्रूण में पहुँच सकता है, जनरली सी बात है। लेकिन अगर माँ बाद में अगर HIV होती है तो उसका प्रभाव जो है बच्चों पे नहीं पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर जो है HIV टेस्ट जरूर करवा लेते हैं कि अगर माँ अभी HIV पॉजिटिव होती है तो बच्चों को बचाया जा सके। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अपरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है, याद रखना दोस्तों। अपरा ही जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है और समय की अवधि के दौरान अंड का निर्माण तथा रक्त स्वायत्त रुक जाती है, लेकिन शिशु जन्म के पश्चात ये पुण्य आरंभ हो जाती है। यानी मेचुरेशन साइकिल जो होता है जब बच्चों का जन्म हो जाता है उसके बाद 1 साल के बाद जो है या कुछ समय के पश्चात ही जो है आपको पता ही है कि बच्चे जो है स्वायत्त यानी स्टार्ट हो जाता है। कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जो ये बहुत काफ़ी जल्दी जो है मेचुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये फैक्ट होती है, एक बात होती है कि जब तक जो है बच्चा माँ का दूध पीता है तब तक जो है मेचुरेशन साइकिल शायद होना संभव नहीं होता है। लेकिन कहते हैं आज समय बदल गया है, ये सब संभव ही था लेकिन अब संभव होना शायद नहीं भी है, और कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि संभव भी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। What happened during the birth child? There is the most important question. What happened during to the childbirth? The uterus undergoes circulation of contraction of outer layer, and the amnios is the breast, and the amniotic fluid is a discharge. The uterus contracts is the vagus spellings. Thereby, the baby's lungs start to the functionings, and the baby takes the first breath. Their umbilical cord is tied and cut. After the birth, the placenta get a discharge. The breast start to producing of milk. That is the most important fact is a lactogenesis. Lacto means stanpan. The secretion of the milk from the mammary gland is called lactations. Lactations and their period during which a mammary gland secrete a milk is called lactation period. That is called the lactation period. The first secretion that come out from the mammary gland of the mother just after childbirth is called colostrum. Colostrum is the most important milk. It is the rich of the nutrient, fat and protein. The colostrum is the most important. There is an increasing the immune system of baby child. It is rich in nutrition and fat proteins. And colostrums also contain to the antibody is the immunoglobulins. Immunoglobulins is the
IgA. It is the most important antibody for the protect to the all of life of baby child that provide to passive immunity to be newborn infant. And there is synthesis of milk from the mammary gland. It is stimulated by their hormone is a procrastins which is secreted by the anterior lobes of the pituitary gland. And another hormone is called the oxytocin secreted by their posterior lobes of pituitary gland and stimulate the release of milk from the mammary gland. देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आया कि प्रसव के दौरान होने वाली घटनाएं। देखिए प्रसव के दौरान बहुत सी घटनाएं घटती है। कहते हैं गर्भाशय में कभी कभी संकुलित प्रसव पीड़ा होने लग जाती है और उलट फट भी जाती है, जो वल्लभ होती है फट जाती है और वल्लभ तरल के विसर्जन कर देती है। जैसे बच्चे बॉडी से बाहर आता है, वल्लभ फट जाती है और सारे के सारा तरल जो होता है बाहर निकल जाता है। गर्भाशय में तेजी के साथ संकुलन होने लग जाती है और बच्चे को बाहर धकेल दिया जाता है, यानी ये प्रेशर होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। बच्चे के फेफड़े काम करने लग जाते हैं, यानी जैसे बच्चे का बर्थ होता है उसका लंग्स जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और वो अपनी पहली सांस जो है बर्थ के दौरान ही लेता है। कहते हैं नाभिक रज्जु को बांध कर काट दिया जाता है, यानी जो प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है उसको पहले काट दिया जाता है और जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो माँ के शरीर को भी जो प्लेजेंटा है वो छोड़ देता है, ठीक है, और बॉडी से बाहर आ जाता है। जन्म के बाद अपरा का भी विसर्जन हो जाता है, यानी अपरा भी जो है बाहर बॉडी से निकल जाता है। माँ के स्तनों को दूध बनने लग जाता है, यानी यहाँ पर जो है मेमरी ग्लैंड यानी जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो एक्टिव हो जाता है और यहाँ से जो है दूध का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि स्तन स्वेद यानी लोकोडेशन मीन्स की है स्तन ग्रंथियों दूध का स्वेदन निकलना और स्वेद कहलाता है तथा वह अवधि जिसके दौरान स्तन ग्रंथियों में दूध का स्वेद होने लग जाता है उसके हम स्वेद काल कहलाता है। बच्चों के जन्म के बाद माँ की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहला दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम नवसंत्र कहते हैं, जिनमें प्रचुर मात्रा में पोषक वसाएं और प्रोटीन भरा पड़ा होता है। नवस्तन में जो है प्रतिरक्षा हीमोग्लोबिन यानी AIGA भी होता है जो नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कहते हैं माँ का पहला पीला दूध जो बच्चों के लिए अमृत के समान होता है। पहले के समय में इसको फेंक दिया जाता था जो कि गलत था, लेकिन आज के समय में डॉक्टर भी प्रोवाइड्स करते हैं कि माँ के जो है पहला दूध गाढ़ा होता है उसको बच्चों को जरूर पान करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं और कई मायने में एंटीबॉडी होते हैं जो उनको जीवन भर जो है बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसलिए माँ का पहला दूध बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं स्तन ग्रंथियों के दूध को सेलेशन और प्लेकोटेंस नामक हार्मोन से उत्पीड़ित कर प्राप्त होती है, जिसका स्वेद प्यूटरी यानी प्यूटरी ग्रंथि जो अग्रपाली से होती है। एक अन्य हार्मोन जो है तो होता है ऑक्सीटोसिन का स्वेद जो प्यूटरी ग्रंथि के पश्चपाली से होती है। यह हार्मोन स्तन ग्रंथि को दूध निकालने के लिए उद्दीपित करती है, यानी वो जो है दूध निकालने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही बच्चों के जन्म के लिए भी गर्भाशय संकुचन में काम आती है, यानी जो अगर ऑक्सीटोसिन देखोगे तो ये दूध उत्पन्न के लिए जो है ग्रंथि को उकसाता है, ठीक है, और ये कई मायने में जो है गर्भाशय का संकुचन करने में भी काम आता है। The next topic is how twins are produced. Usually only one ovule is released by one ovary in every reproductive cycle. If this is the ovule receive a sperm and get fertilized one baby by born to the mother. But sometimes two eggs may be released and fertilized by two different sperm. Such a sibling are called fraternal twins, and who may be brother and sister, या brother or sister. But in the content case, only one egg is released and get fertilized. After this, it is divided into two, and their two cell is separate and start to developing is independently into two separate individual. There is identically as the respect all is identically twins, and there is a way for the same sex. There is the next types is a simious twins. There are twins is produced from one egg which failed to separate are called simious twins. The first case of simious twins was the twins baby born in the Chinese mother in the Sima. There are now Thailand is a 1811. 1811 this were joined at the thoracic region, and these twins lived up to on age of 65 years. The Siemens twins as a sometimes is a surgical separated, however it is depending upon their extent of their joining. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं।
अब देखिए जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये भी आपको समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन जुड़वा से बात मुझे याद आया कि आपको एक बात बतानी थी कि त्रिपाण सेंटर जो है आपको बार बार यही बात कहता है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चों तक भी आप पहुंचने में जो है त्रिपाण सेंटर को हेल्प कीजिए। और ये हेल्प आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आप ही वो जरिया हो जिसके थ्रू जो है मैं आगे पहुंच सकता हूं उन बच्चों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, अब आपने भी फेस किया होगा कि आप अगर हिंदी मीडियम के बच्चे रहते हो, अगर आप मेडिकल ले लेते हो तो आपको टीचर बार बार परेशान करने लग जाते हैं कि बच्चे आपसे नहीं होगा, आप हिंदी मीडियम में थे, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर जो एक ही बात जानता है कि जो बच्चे मेहनत करना जानते हैं उनके लिए हिंदी और इंग्लिश का कोई मान्यता नहीं होती है। चाहे उनका प्रोनाउंसिएशन जैसा मर्जी हो, वो आगे चल के बहुत ही अच्छा और जो है बहुत सुलझे हुए डॉक्टर बनते हैं या बहुत सुलझे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। तो इससे त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको हिंदी के साथ इंग्लिश में भी समझाया जाए, जिनको उनके अपने लैंग्वेज में जैसे वो बोलते हैं वैसे बोलने के लैंग्वेज में हो तो उनको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो इसीलिए जो है ये वीडियो बनाई जाती है, उनके ही लैंग्वेज में बनाई जाती है जो कि साधारण होती है। ये मैं जानता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं काम की है जो बहुत हाई फाई होते हैं, ठीक है, जिनको जो है इंग्लिश एक वर्ड बोलते हैं या दो वर्ड समझ ही नहीं आता है। तो ऐसा इंग्लिश नहीं है, साधारण ही है। बेशक ये प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहती है बट ये आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपको जो है इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण सेंटर को हेल्प करना है जिन बच्चों की ये वीडियो की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप देखोगे वीडियो तो ज़रूर इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए होते हैं वो त्रिपाण इंस्टीट्यूट सेंटर के जैसे ही होते हैं और उनके अंदर भी अच्छे विचारधारा होता है और वो जो होते हैं अच्छे कार्य करने में सदैव ही अग्रसर होते हैं। तो मुझे पता है कि वीडियो ख़त्म होने के पश्चात आप ज़रूर इसको व्हाट्सएप पे जो है कॉपी करोगे, क्योंकि जब मैं स्टेटस यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे मैक्सिमम यही देखने को मिलता है कि ये व्हाट्सएप स्टेटस से आगे फॉलो आउट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप जो है मेरी बातों को समझते हो, सोचते हो और अमल भी करते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आने वाला समय में आपके हेल्प के लिए त्रिपाण सेंटर जो है केमिस्ट्री फिजिक्स की भी सोल्यूशन साथ में लेके आएगा, क्योंकि जैसे ही टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरा जो है ना इसकी बोर्ड के जितने भी सिलेबस है ख़त्म हो जाएगा, आपको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसके लिए क्या करना है आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी जो है नोट्स मिलेंगे और उससे बना जुड़ा हुआ वीडियो भी आपको प्राप्त होगा और आपको समझने भी काफ़ी हद तक आसान रहेगा। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जैसे आप जाओगे व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसका लिंक को कॉपी कीजिए यूट्यूब से और यहाँ जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए 24 घंटे के लिए, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो सके। तो हम आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर जो जुड़वा बच्चों के कैसे पैदा होते हैं। देखिए ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होते हैं। सामान्यतः एक अंडाशय प्रत्येक जन्म चक्र में केवल एक ही अंडा निमुक्त करती है। तो आपको समझ है कि एक ही अंडा का जो है वहाँ पर फर्टिलाइज होती है, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में एक ही अंडा जो है जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यदि एक अंडा केवल एक शुक्राणु से मिलता है और इसका निषेचन हो जाता है तो माँ का केवल एक ही शिशु को जन्म देती है। लेकिन कभी कभी ये 2 अंडे निमुक्त हो जाती है, ठीक है, कभी कभी 2 अंडे भी विमुक्त हो जाते हैं और एक अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचन हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि माँ के गर्भ में 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं या कभी कभी चिपके हुए भी होते हैं। तो बहुत कंडीशन होती हैं। मान लीजिए ओवरी से 2 अंडा रिलीज हो गया है और यहाँ आपको पता है कि स्पर्म जो होता है करोड़ों में होती है। तो दोनों स्पर्म जो कोई भी 2 स्पर्म जो भाग्यशाली होते हैं जाके अंडे में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है माँ को 2 बच्चे जन्म ले लेते हैं। यानी इसी को ही हम क्या कहते हैं, जुड़वा बच्चे, यानी जुड़वा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जो कि भाई बहन भी हो सकता है या भाई भाई भी हो सकता है या बहन बहन भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। लेकिन विशेष मामलों में केवल एक ही अंडा निमुक्त होती है और निषेचन होती है। कहते हैं जनरली तो एक ही अंडा निषेचन होता है मनुष्य में, लेकिन कई बार माँ के जो ओवरी से क्या होता है 2 अंडे रिलीज कर जाता है। तो ये कभी कभी होता है दोस्तों, हमेशा देखने को नहीं मिला है। मैंने एक न्यूज़ में भी सुना भी था कि एक गांव है जहां पर ट्वाइंस बच्चे जन्म लेते हैं। तो पता नहीं वहां पर क्या कुदरत है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहां पर पता हो सकता है कि कुछ वहां फैक्ट हो जिसकी वजह से जो है माँ के ओवरी से
दो दो एग जो है रिलीज होता हो और वहाँ ट्वाइंस बच्चे जो है जन्म लेते हों। इसके पश्चात ये दो में विभाजित हो जाती है जब वे अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है परिवर्तन होने लग जाते हैं और अलग अलग विशिष्ट रूप से ले लेते हैं। ये सभी प्रकार से एक दूसरे से सामान्य होते हैं और अभिन्न जुड़वा कहलाते हैं। ये हमेशा एक ही लिंग के भी होते हैं, यानी कभी कभी एक लिंग के भी हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि ट्वाइंस कैसे जन्म लेता है। याद रखना, जब माँ के ओवरी से दो एग रिलीज कर जाता है, ठीक है, जब दो एग रिलीज कर जाता है तो दोनों एग में जो है एक एक स्पर्म एंटर कर जाता है। आपको एक बात याद रखना चाहिए कि एक एग में सिर्फ एक ही स्पर्म एंटर करने की अवस्था होती है, एक ही जो स्पर्म है एंटर कर सकता है। लेकिन जब दो दो एंटर कर जाए तो क्या होगा? ऐसा होना कभी कभी संभव है। जैसे कि हम यहाँ पर सियासी युगलक यानी जुड़वा या साइनोसिस ट्वाइंस की बात कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब यही हुआ, इसमें जो होता है एक अंड द्वारा उत्पन्न जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, यानी इस कंडीशन में बच्चे जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। कारण क्या होता है? अंडा एक होता है, एक जो होती है ओवरी से एक रिलीज होती है और यहाँ पर क्या होता है कि दो दो स्पर्म एक ही अंडे में चले जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये एक्सेप्शनल केस होता है। कई मामले में जब एक स्पर्म एंटर कर जाता है ना तो उसकी दीवार जो होती है थिक हो जाती है और किसी और स्पर्म को एंटर होने ही नहीं देता है। लेकिन जैसे ये कंडीशन तब पैदा होती है जब मान लीजिए कि एग है और एग में क्या हुआ, एकाएक दो दो स्पर्म एक साथ एंट्री कर गया हो। जैसे आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो स्क्रीनशॉट में अगर अलग अलग लोगे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं होता है। जब एक ही साथ दोनों दबाओगे और कंडीशन सही रहेगा तो क्या होता है? स्क्रीनशॉट हो जाती है। तो वैसा ही होता है कि दो स्पर्म जो होती है ना दोस्तों एक साथ ही एंट्री कर जाती है। और जब एक साथ एंट्री करेगा तो आपको पता है क्लीवेजिंग भी एक साथ होगा। तो कई मामले में ये बच्चे जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, क्लीवेजिंग होगा, बहुत नाजुक अवस्था होती है, तो भाई आपस में जुड़ना तो संभव हो ही जाएगी। तो यही बात आपको देखने को मिलेगा कि जुड़वा बच्चे जो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, इसे हम सियासी युगल या जुड़वा कहलाते हैं। सियासी बच्चों का पहला मामला जो है सीएम में एक चीनी माँ के जुड़वा लड़के के रूप में सन 1811 में सामने आया था। ये वक्ष क्षेत्र से जुड़े हुए थे, यानी सीने के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ये जुड़वा बच्चे 65 वर्ष तक जीवित रहे। सियासी जुड़वे कभी कभी शल्य क्रिया द्वारा अलग भी किए जा सकते हैं या जुड़वा सीमा जो है डिग्री पर निर्भर करती है। कभी कभी इनके सर भी जुड़े हो सकते हैं, कभी कभी इनका हाफ बॉडी भी जुड़े हुए हो सकते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बॉडी में दूसरा बच्चा भी लटकता हुआ नजर आता है। बहुत सी न्यूज़ में बातें दिखाई जाती है। तो ये जो होती है दोस्तों सियामी युग्मन की वजह से यानी साइनोसिस ट्वाइंस की वजह से होती है। तो आपको दोनों कंडीशन जो है बहुत विस्तृत तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे विश्वास है कि दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार भी आपके लिए रहा होगा। ठीक है, अब कहते हैं आगे का टॉपिक इससे भी अधिक मज़ेदार है, क्योंकि आगे का टॉपिक में जो है हमारे समक्ष होगा, जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ेंगे, यानी IVF। तो IVF क्या है और ये जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है और इसको चिकित्सक विधि द्वारा कैसे बच्चे को उत्पन्न किया जाता है। तो अगला टॉपिक और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाना कभी मत भूलिए। जब भी देखिए व्हाट्सअप स्टेटस पे जरूर कॉपी कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।